नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर हिमांशु रावत, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत करता हूं। एक अजीब केस आया था हमारे पास। मान लीजिए आपको चोट लगी है, सारी दुनिया कह रही हो कि आपको चोट लगी है, आपको भी दिख रहा हो कि आपको चोट लगी है, लेकिन आप ये मानने को तैयार ही नहीं कि आपको चोट लगी है। ऐसे इंसान को क्या कहेंगे आप? पागल? हम जिस केस के बारे में बात कर रहे हैं उस केस में कोई पागल नहीं था, लेकिन हालात ऐसे थे कि कोई भी पागल हो सकता था, क्योंकि अपराध चीख चीख के दस्तक दे रहा था, लेकिन सुनने को कोई भी तैयार नहीं था। निशा, शाम को मार्केट से क्या क्या लेना है? अरे क्या हुआ बेटा? फिर सिर में दर्द है? क्या हुआ दीदी? 2 दिन बाद सगाई है, तेरी तबीयत ठीक नहीं है और फिर भी तू ऑफिस जा रही है? हाँ, ऑफिस नहीं जा रही हूँ, वो एनजीओ ने कैंप लगाया हुआ है गांव में, वहाँ जा रही हूँ। अभी भी सिर में दर्द है ना? मैंने आपसे बोला है आप ये मेडिसिन खाना बंद करो और किसी डॉक्टर को दिखाओ। रितु, मैं ठीक हूँ। तो ठीक नहीं है। मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। अरे पर सुन तो सही में। बाय। सुनो बेटा, सुनो। नमस्ते दीदी। कैसी हो सलमा? मैं ठीक हूँ दीदी। अच्छा, ये लो। दीदी, इसके साथ कोई दवा भी होती तो दे देती। आजकल ना हमको बहुत चक्कर आ रहे हैं। सुना है कि तुम फिर से प्रेग्नेंट हो। अगर सही टाइम पे अपने पति को रोकती ना तो आज ये दिन नहीं आता सलमा। पहले से ही 3 बच्चियां हैं तुम्हारी और अब ये चौथा। अपनी सेहत पे ध्यान नहीं दोगी ना तो किसी दिन मर जाओगी। अब हम क्या करें दीदी? आप तो सब जानते ही हैं ना, और ये पहले भी। खैर, आप हमारी फिक्र छोड़िए, हमें कुछ नहीं होगा, बस हमें कोई दवा दे दीजिए। ये लो, ध्यान रखना अपना। क्या हुआ माँ? मुझे यहीं कहीं से मोबाइल की आवाज आई। माँ, आपके कान बज रहे हैं। क्या आपने मोबाइल दिलाया जो बजेगा? जब तक हाई स्कूल पास नहीं कर लोगे ना, मोबाइल नहीं मिलेगा। चलो अभी ट्यूशन जाओ जल्दी से, ट्यूशन के लिए लेट हो रहा है। चलो चलो चलो। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। कैलाश, तरुण नहीं आया? नहीं भाई, सबसे ज़्यादा तबीयत खराब थी। आइए सब लोग मुंह मीठा कर लीजिए। निशा, तुम ठीक हो? निशा, निशा, क्या हुआ? तबीयत ठीक है ना बेटा? हाँ, पानी लाना। हाँ, वो बस चक्कर आ गया था। क्या कह रहा है अग्रवाल? वही बोल रहा हूँ जो ये रिपोर्ट कह रही है। निशा 1 महीने की प्रेग्नेंट है। सुशील, तुम्हें ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। पापा, अजीत, मैं सच कह रही हूँ। मुझे सच में नहीं पता कि रिपोर्ट्स में ये सब कैसे आ गया। मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ पापा? मैं सच कह रही हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। एक तो तुमने हमारी नाक कटवा दी, ऊपर से तुम दोनों मिलकर ये नाटक कर रहे हो। मैं इसको क्या समझता था, और ये क्या? अब मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हैं अंकल? अजीत, निशा तुम्हारे साथ बाहर जाती थी तो ये तुम्हारा बच्चा नहीं तो किसका बच्चा है? हाँ आंटी, इसका जवाब आप अपनी बेटी से क्यों नहीं पूछती?
माँ पापा आप लोग मेरा यकीन कीजिए प्लीज, मैंने ऐसा किसी के साथ नहीं किया है, ना ही अजीत के साथ और ना ही किसी और के साथ। अब बोलिए, अब क्या बोलेंगे आप? किसी और का बच्चा, आप लोग मेरे मत्थे मर रहे हैं। मेरी माँ तो पहले ही इस शादी के खिलाफ थी और अब तुम्हारी ये हरकतें देखकर ना मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं ही बेवकूफ था जो तुमसे शादी करने जा रहा हूँ। ये क्या कह रहे हो अजीत? प्लीज मेरा विश्वास करो। विश्वास? धोखा तुमने दिया है निशा, विश्वास की बात ना करो तो ही बेहतर है। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और अब ना मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखा। अजीत, अजीत मेरी बात सुनो। पापा दीदी की तबीयत खराब है और वैसे भी ये भी तो हो सकता है कि डॉक्टर ने रिपोर्ट्स गलत दे दी हो। अब तू मुझे समझाएगी क्या सही और क्या गलत? तू जानती थी ना सब इसके बारे में? बोल निशा, तू बता किसके साथ मुंह काला किया तूने? किसी के साथ नहीं पापा, आप समझ क्यों नहीं रहे? मुझे लगता है मेरे साथ किसी ने कुछ गलत किया है, हमें पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। दिमाग खराब हो गया तेरा? क्या बताएगी पुलिस को कि कोई भूत आया था और उसने ये सब किया है तेरे साथ? एक बात कान खोल के सुन ले, ये रिश्ता टूटना था, टूट गया। अब मैं और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। परसों डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, इस बच्चे का अबॉर्शन करो और ये किस्सा यहीं खत्म करो। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक औरत को पता तक ना चले कि वो मां बनने वाली, और ये तक ना मालूम हो कि वो उसके बच्चे का बाप कौन है? इज इट पॉसिबल? ये एक ऐसा सवाल था जो हमें शॉक कर रहा था, और जो जवाब हमें मिला वो और भी शॉकिंग था। खतरे की दस्तक घर की चौखट तक पहुंच चुकी थी, जो सबको सुनाई दे रही थी, लेकिन इससे पहले कोई कुछ सोचता समझता एक खतरनाक मोड़ आ गया। चलिए हटिए हटिए। आसपास अच्छे से चेक करो। लाश को सबसे पहले किसे देखा? सर मैंने देखा सर। यहाँ क्या कर रहे थे इस वक्त? सर मैं सुबेरे हल्का होने आया था सर, तो यहाँ लाश पड़ी देखी, फिर आपको कॉल किया सर। सर गला घोट के मारा गया। बॉडी को देख के लगता है कि इसने अपनी जान बचाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया था। कोई पहचानता है इसे? पहचानते तो नहीं है, पर पास में ही गार्डन है सर यहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत सारे लड़की लड़के आते रहते हैं सर, शायद वहीं की होगी सर। सर ये बैग मिला कुछ दूर पे, ये शायद इसी लड़की का, ये इसका एम्प्लॉय कार्ड है, किसी एनजीओ का है। गुड केयर एनजीओ, निशा शर्मा। इस एनजीओ के बारे में पता करो और इसकी फैमिली को बता दो, और यहीं आसपास जो पार्क है ना वहाँ पर पूछताछ करो, शायद इस लड़की को किसी ने देखा। सर अरे सॉरी। अरे कोई बात नहीं, थैंक यू। थैंक यू। सर कल शाम को निशा घर से ये कह के निकली थी कि वो पार्क जा रही है, तो रात तक लौटी नहीं, तो मैं उसे ढूंढने गया पर वो नहीं मिली सर, इसलिए मैं घर आ गया। मुझे लगा कि वो घर आ गई होगी उसके साथ ये सब। पार्क में क्या करने गई थी? किसी से मिलने गई थी? सर निशा बस ये कहकर गई थी कि वो पार्क जा रही है और उसने कुछ नहीं बताया। ऋतु तुम कुछ कह रही थी कि निशा की बात का किसी ने भरोसा नहीं किया, वो कौन सी बात थी? वो प्रेग्नेंट थी सर। तो सर उसकी शादी नहीं हुई थी अब तक, और उससे ये पता भी नहीं था कि उसके होने वाले बच्चे का बाप कौन है।
मतलब? सर उसने ये भी कहा था कि उसने ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो सके। तो फिर वो प्रेग्नेंट कैसे हुई? सर यही तो वो भी समझ नहीं पा रही थी। उसका कहना था कि किसी ने कुछ खिला पिला कर उससे ये सब किया है, पर हम लोग उसकी बात पे भरोसा नहीं कर पाए। हम भरोसा कर भी लेते तो कोई और करता क्या सर? अजीत से उसकी शादी भी इसीलिए टूट गई। आप लोग को हमारे पास आना चाहिए था। हो सकता है कि निशा सच बोल रही थी और इस बच्चे की वजह से उसकी जान ली गई, ताकि उसके बच्चे के बाप का राज ही रह जाए। उसका कोई करीबी या कोई बॉयफ्रेंड जिस पर उसे शक हो, जो ऐसा कर सकता हो, या फिर वो किसी को बचाने के लिए झूठ बोल रही हो? दीदी की शादी होने वाली थी अजीत से। अगर उसे पता होता तो वो अबॉर्शन नहीं करा लेती चुपचाप, ना सबको पता चलने का वेट करती और ना ही अपना तमाशा बनाती। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। सर जिस जगह निशा की लाश मिली वो जगह पार्क के काफी नजदीक है। मैंने पार्क के स्टाफ से चेक किया, लेकिन किसी ने भी निशा को नहीं पहचाना। ये जगह काफी सुनसान रहती है सर। हो सकता है कि निशा को किसी ने वहां पे अकेले देखा हो, उसका फायदा उठाने की कोशिश की हो, नाकाम रहा हो और उसे मार दिया हो, क्योंकि स्ट्रगल तो हुआ था। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन निशा का कहना था कि उसे दवा देकर उसका रेप किया गया था। अगर एक सेकंड के लिए मान भी ले कि वो सही कह रही थी, अगर वो पुलिस के पास आ जाती तो पता नहीं किस इंसान का राज फाश हो जाता। सर आपका कहना है कि किसी ने राज को राज रखने के लिए निशा को पार्क में बुलाया और हमेशा के लिए उसे खामोश कर दिया? फिलहाल हमें सारे ऑप्शंस खुले रखने होंगे पार्टनर। एक काम करो, निशा के कॉल रिकॉर्ड चेक करो, देखो किसके कांटेक्ट में, उसके एनजीओ से भी चेक करो, और उसके मंगेतर, क्या नाम है उसका? अजीत सर। उसको बुला के लेके आओ। सर ये ले, पिएगा? ये जो अटर पटर चीजें ना, वो मैं नहीं पीता। मतलब? ये क्या है? ये बच्चों को बड़ा कर देती है। पिएगा? मैं नहीं पीता ये सब, तू पी। बड़ा बनने के लिए ना बड़े बड़े काम भी करने पड़ते हैं। सर मैं ऐसा क्यों करूंगा? और निशा के साथ मेरा कोई फिजिकल रिलेशन नहीं था, और अगर सर ऐसा कुछ होता भी तो मैं अपने ही होने वाले बच्चे को क्यों नहीं एक्सेप्ट करता? हो सकता है तेरा मन भर गया उससे। सर जब निशा ने खुद ये बात एक्सेप्ट किया है कि उसे खुद नहीं पता। मैंने ऐसा किसी के साथ नहीं किया है, ना ही अजीत के साथ और ना ही किसी और के साथ। तो आप मेरे मत्थे क्यों ये बात डाल रहे हैं? क्योंकि वो तुझ पे भरोसा करती थी, और इस भरोसे में तू उसे कुछ भी खिला के उसे एक्सप्लॉइट कर सकता था, और जब तुझे पता चला कि वो तेरा राज फाश कर देगी, तूने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। बकवास है ये सब। सर मैं अपनी होने वाली बीवी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट कैसे करूंगा? आखिरी बार कब मिला था निशा से? सब वो एंगेजमेंट के अगले दिन, जब मुझे निशा के प्रेगनेंसी के बारे में पता चला। ठीक है, अपने डीएनए टेस्ट के लिए आ जाना। अब जाओ। निशा की लाइफ में अजीत के अलावा कोई और भी था? जी सर, अजीत से उसकी एंगेजमेंट होने से पहले उसका अफेयर नमित के साथ चल रहा था। नमित? वो भी हमारी एनजीओ का टीम लीडर था। 1 साल के रिलेशनशिप के बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया था। निशा की शादी का पता चलते ही उसने जॉब छोड़ दी थी। कब छोड़ी उसने जॉब? 1 महीने पहले। फिलहाल कहाँ जॉब करता है पता है? जी सर। सर निशा के एक्स बॉयफ्रेंड के नए ऑफिस में बात हुई थी। 22 तारीख को वो देहरादून के लिए निकला था ऑफिशियल टूर पे। इंटरेस्टिंग। निशा का भी मर्डर 20 तारीख को ही हुआ। और सर ये निशा के पोस्टमार्टम की प्रीलिमिनरी रिपोर्ट, इसके हिसाब से निशा की बॉडी में हैवी सेडेटिव के ट्रेसेस मिले हैं। इसका मतलब निशा बिल्कुल सही कह रही थी, कोई उसे सेडेटिव्स दे के मोलेस्ट कर रहा था, तभी उसे पता नहीं चला उसके बच्चे का बाप कौन है। इस नमित को उठा के लेके आओ। और सेडेटिव्स का नाम सर्टेन होते ही उसे ट्रेस करना शुरू। सर ये निशा के कॉल रिकॉर्ड्स हैं। इसमें ज़्यादातर कॉल्स तो फैमिली और ऑफिस से ही है। सर जो निशा को लास्ट कॉल की गई थी वो पार्क के पास के गांव जैतपुर से की गई। किसने किया था ये कॉल? सर ये नंबर किसी सलमा नाम की औरत के नाम पर रजिस्टर्ड है। साहब मैं 3 महीना पेट से हूँ। उस दिन मैं घर पर ही गिर गई थी। गिरने की वजह से मुझे चोट लग गई, इसलिए मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई थी। इसलिए मैंने उन्हें फ़ोन किया था दवा पूछने के लिए। दवा पूछने के लिए फ़ोन किया था या यहाँ बुलाया था? नहीं साहब, दवा पूछने के लिए फ़ोन किया था। तो दीदी बोली वो यहीं पास में ही है, थोड़ी देर में खुद आ जाएंगी। लेकिन वो नहीं आई साहब, और कुछ देर बाद मेरी तबीयत भी ठीक हो गई।
इसलिए मैंने गौर नहीं किया। निशा तुम्हारे एक फ़ोन कॉल पे इतनी रात को यहाँ आने के लिए तैयार हो गई, क्यों? ऐसा क्या खास था यहाँ? खास क्या होगा साहब, उस दिन यही दीदी की तबीयत खराब हो गई थी घर में, तो बस मैंने। दीदी दीदी क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? बैठिए बैठिए, मैं पानी लेके आती हूँ। पानी। सलमा, मेरे बैग में एक दवाई है, निकाल दोगी? ठीक है, मैं निकालती हूँ। ये दवाई का नाम क्या था, कुछ याद है? हमें कैसे पता होगा साहब? पर हाँ साहब, नीली गोली थी एक। हो सकता है सर, इस दवा के ट्रेसेस निशा की बॉडी से मिले हो। नहीं, निशा ऐसे सेडेटिव्स क्यों लेगी जो उसे बेहोश कर दी? और उसने दवाई यहाँ आकर खाई थी, और अगर वो सेडेटिव्स के बारे में जानती भी थी तो वो यहाँ खाकर यहाँ बेहोश होती। निशा के घर जाकर पता करना पड़ेगा। सर, ये दवाई दीदी अपने माइग्रेन के लिए खाती थी, पर वो ये तभी लेती थी जब उसका सर दर्द कंट्रोल से बाहर हो जाता था। एसिड रम किसने रेकमेंड की थी ये दवाई? सर, ये दवाई निशा बहुत टाइम से ले रही थी और हमारे एक फैमिली डॉक्टर ने इसे रेकमेंड की थी। उस डॉक्टर का एड्रेस चाहिए हमें। ये दवाई लैब में भेजो और देखो सेडेटिव के ट्रेसेस के साथ मैच करती है कि नहीं। जी सर। लेकिन सर हुआ क्या है, कुछ पता चला है क्या? सुशील जी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से निशा की बॉडी में काफ़ी हैवी बेहोशी की दवाई मिली। इसका मतलब वो सही कह रही थी, उसे कोई दवाई खिला के उसका रेप कर रहा था। मुझे लगता है मेरे साथ किसी ने कुछ गलत किया है। और शायद वो वाकई में नहीं जानती कि उसके बच्चे का बाप कौन है। हम चलते हैं। मेरी बच्ची सही कह रही थी, अगर हम उसकी बात पे ध्यान देते ना तो आज वो जिंदा होती। माँ, निशा जो एसिडम टैबलेट्स ले रही थी वो माइग्रेन की दवा है, लेकिन ये उसकी डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसे बीएसजी नाम की टैबलेट्स बतौर सेडेटिव दी जा रही थी। ये टैबलेट्स हॉस्पिटल में एनेस्थीसिया के तौर पे यूज होती हैं। इसका मतलब निशा को बीएसजी टैबलेट्स जो है कोई जानबूझ के दे रहा था ताकि वो बेहोश हो सके, और ये काम कोई उसका अपना ही कर सकता है जिस पे वो भरोसा करती है। अगर ये सेडेटिव्स जनरल यूज के लिए नहीं है तो इसकी सेल और परचेज भी लिमिटेड ही होगी। एक काम करो पांडे, इस सेडेटिव्स के रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट बनाओ और पता करो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किए गए। सर, हाँ यार, निशा का एक्स बॉयफ्रेंड नमित आया है। लेके आओ। सर, निशा की शादी का सुनते ही नौकरी छोड़ दी और उसका मर्डर होते ही देहरादून चले गए। कोई खास वजह? कोई खास वजह नहीं थी सर, दूसरी कंपनी में प्रमोशन मिल रहा था, और रही देहरादून की बात तो वो तो पहले से ही प्री प्लान था। प्री प्लान था या प्री प्लान किया? सर, आप मुझ पे गलत शक कर रहे हैं। हमारा ब्रेकअप जरूर हुआ था, लेकिन मेरे दिल में निशा के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बहुत ही अच्छी लड़की थी। तो ब्रेकअप क्यों किया? सर वो नमित, समझ में नहीं आ रहा है क्या ना मतलब ना? एक तो तुम्हारे नखरे झेलो, ये ना करो वो ना करो, जॉब ना करो, ऊपर से ये सब। तो क्यों झेल रही हो मेरे नखरे? अगर इतनी प्रॉब्लम है मुझसे तो खत्म करो ना सब। जब रिश्तों में मिलावट आ जाए ना तो ऐसे रिश्ते खत्म हो जाना ही बेहतर है। सर, रिश्ता खत्म होने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने निशा से माफी भी मांगी थी और निशा ने मुझे माफ भी कर दिया। माफी मांगकर कोई भी रिश्ता फिर से कायम किया जा सकता है, लेकिन जब तुझे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, तूने हमेशा के लिए उसे खामोश कर दिया। 1 साल का रिलेशन था हमारा, जब उसने मुझे तब अपने पास नहीं आने दिया तो अब क्यों आने देती? इतनी अच्छी लड़की के साथ ऐसा कौन कर सकता है? जानता है किसी को? सर, जहाँ निशा की लाश मिली थी उसी गांव में हमारा 2 महीने पहले एनजीओ का कैंप लगा था। वहां पर तूने बच्ची के हाथ में ये दिया, आके मुझसे पूछा कि अब्बू इसका क्या कहते हैं? बोल, 10 साल की बच्ची है, क्या जवाब दूं इसका मैं? बोल। अरे पर लोगों में जागरूकता होना भी जरूरी है। मैडम जी, आपकी जागरूकता गई तेल लेने। अगली बार से अगर मेरी बीवी या बच्ची के आसपास नजर आई तो काट के नाले में फेंक देंगे, समझी? कौन सा गांव था? जैतपुर। ठीक है, तुम जा सकते हो। डीएनए टेस्ट के लिए सिविल हॉस्पिटल पहुंच जाना।
हम निशा के मर्डर तक पहुंचने के लिए कड़ी से कड़ी जोड़ रहे थे और एक नाम सामने आया, जावेद। लेकिन जावेद तक पहुंचने से पहले ही एक ऐसा मोड़ आया जिसने हमें भी चक्रव्यूह में डाल दिया। अरे कोई है बाहर, दरवाजा खोलो। रितु, अरे कोई है बाहर। तुम्हें किसने बंद किया? और रितु कहाँ है? मुझे नहीं पता, मैं खुद कब से रितु को आवाज लगा रही हूँ। रितु! पांडे, ये सुसाइड नहीं, मर्डर है। मार्क्स जो है ऊपर की तरफ नहीं बल्कि साइड में जा रहे हैं। यूं देखो, पैरेलल। इसका मतलब इसका गला घोंट के मारा गया है और फिर बाद में फांसी पे लटकाया गया ताकि सुसाइड की शक्ल दी जा सके। पांडे, घर का हर एक कोना छान मारो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर चलो। भाई साहब, कैलाश, ये सब क्या हो गया भाई साहब? सब बर्बाद हो गया। हमारा तो घर बर्बाद हो गया। लाश को सबसे पहले किसने देखा था? मैं जब बाहर से आया तो नीलम के कमरे का दरवाजा बंद था। मैंने दरवाजा खोला और हम दोनों ऋतु के कमरे में गए और हमने देखा कि पंखे से लटक रही थी। सर, हाँ पंडित, ये फोन मिला, कम से कम 50,000 का होगा, गिफ्ट रैप था। ये फोन आप लोग ने दिया इसे? नहीं, ये तो ऋतु को गिफ्ट मिला था। उसकी सहेली ने उसे गिफ्ट किया था। सहेली का नाम जानती हैं? नहीं। ठीक है। ऋतु को पूरा यकीन था कि निशा बिल्कुल सच बोल रही थी। इसका मतलब ऋतु को मालूम था कि कुछ ना कुछ हुआ है। इससे पहले वो अपना मुंह खोल पाती, उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया ताकि निशा का राज हमेशा के लिए राज ही रह जाए। पांडे, मोहल्ले में पूछताछ करो, शायद किसी ने कुछ देखा। और ये भी पता करो ऋतु की ऐसी कौन सी रईस सहेली है जो उसे इतना महंगा गिफ्ट देती। पांडे, इस रईस सहेली के बारे में कुछ पता चला? वो हम पता कर रहे हैं सर, लेकिन जो फिलहाल पता चला है वो ज़्यादा शॉकिंग है। जिस जावेद ने निशा पर हमला किया था, उसे जान से मारने की धमकी दी थी, उसका इस केस से कुछ अलग ही कनेक्शन निकल कर आ रहा है। कैसा कनेक्शन? सर, इस जावेद की बीवी का नाम है सलमा, और ये सलमा वही है जिसके फ़ोन करने पर निशा उस रात वहाँ पहुँची थी। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। बोल। बताता हूँ साहब, उसका जो है ना मेरे परिवार में बहुत ज़्यादा दखल हो गया था साहब। उसकी बातें सीख के सलमा कहती थी कि बच्चे ना पैदा करो साहब। हद तो तब हो गई साहब जब उसने मेरी छोटी बच्ची को भी सिखाना चालू कर दिया साहब। बाप हूँ साहब बच्ची का, गुस्सा आ गया था साहब। बस इसलिए अपने परिवार से दूर रखने के लिए साहब उसको मैंने धमकी दी थी साहब। दूर रखने के चक्कर में दुनिया से दूर कर दिया उसे? अरे नहीं 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 साहब, नहीं नहीं। आप बताओ, ऐसा करना होता तो 1 महीने पहले करते साहब। सड़ने दो उसे जेल। जब इसे कुछ याद आएगा ना, खुद बकेगा। माफ कर दीजिए साहब, माफ कर दीजिए साहब। सर, आपकी बात सही थी, ऋतु ने सुसाइड नहीं किया, उसका मर्डर करके उसे फांसी पे लटकाया गया था। और एक बात सर, ये ऋतु भी निशा की तरह सेक्सुअली एक्टिव थी। कमाल, ये दोनों बहनें सेक्सुअली एक्टिव थी और दोनों का ही मर्डर हो जाता और माँ बाप को कुछ पता तक नहीं चला। इस ऋतु की बॉडी में सेडेटिव्स मिले हैं क्या? नहीं सर। मतलब इसका भी अफेयर था। हो सकता है कि ये दोनों बहनों का एक ही लड़के के साथ अफेयर था और इसी लड़के ने दोनों बहनों को मार दिया। सर, ऋतु के दोस्तों से बात की थी। हाँ,
कोई भी उसके बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ नहीं जानता और ना ही कोई ये बता पाया कि वो फ़ोन उसको किसने दिया होगा। कमाल है, उसका बॉयफ्रेंड था नहीं, उसके माँ बाप ने या उसके दोस्त ने मोबाइल फ़ोन गिफ्ट नहीं किया, तो शायद ये फ़ोन उसने खुद ही खरीदा। एक काम करो, मोबाइल फ़ोन के IMEI नंबर से ना पता करो कि मोबाइल फ़ोन कहाँ से परचेज किया गया और सुशील का DNA टेस्ट करवाओ। सुशील? लेकिन क्या वो ऐसा करेगा अपनी बेटियों के साथ? जिस दिन निशा का मर्डर हुआ था वो पार्क में था और ऋतु की भी लाश सबसे पहले उसी ने देखी। ये प्रेगनेंसी तो एक छलावा है, असल बात तो कुछ और है। ये ऋतु के कॉल रिकॉर्ड्स कब तक आएंगे? शाम तक आ जाएंगे सर। सर हाँ, निशा की तरह ऋतु के कॉल रिकॉर्ड से भी कुछ नहीं मिला। ज़्यादातर नंबर फैमिली या फ्रेंड्स के ही है। लेकिन एक बात अनयूजुअल है सर, मोबाइल के ज़माने में भी ऋतु को PCO से बहुत फ़ोन आते थे, वो भी अलग अलग लोकेशन के PCO से। ये जो भी PCO से ऋतु को फ़ोन आते थे उन सबको क्रॉस चेक करो, देखो शायद किसी को कुछ याद हो कि ऋतु को कौन फ़ोन किया करता था। एक बात और सर, हाँ, इस केस से जुड़े हुए हमने सभी लोगों के सेलफोन लोकेशन चेक किए। उनमें से एक बंदा ऐसा है जिसका सेलफोन लोकेशन निशा के मर्डर वाले दिन पार्क में ही था, पर उसने हमें बताया नहीं। बोल बोल अबे बोल। मैं बताता हूँ सर। बोल। सर उस दिन निशा ने मुझे पार्क में बुलाया था, उसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी। तेरे होने वाले बच्चे के बारे में ना, जिससे छुटकारा पाने के लिए तूने उसका मर्डर कर दिया। हाँ नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर, और ना ही वो मेरा बच्चा था। तो फिर पार्क में क्यों बुलाया था उसने तुझे? मेरी बात हमसे क्यों छुपाई तूने? मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ? सच बात तो ये है कि ये बच्चा ना तुम्हारी अय्याशियों का नतीजा है। अजीत, अच्छा हुआ जो शादी से पहले ही मुझे तुम्हारा ये चेहरा भी दिख गया। तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं है ना कि मैं सच कह रही हूँ? ठीक है, मैं इस रिश्ते को आज इसी वक्त खत्म करती हूँ। हाँ ठीक है, जाओ जाओ, मुझे भी कोई रिश्ता नहीं रखना तुम्हारे साथ। सर उस दिन हमारा झगड़ा हो गया था और अगले ही दिन जब मुझे पता चला निशा का मर्डर उसी पार्क के करीब हुआ है तो मैं घबरा गया था, इसलिए। घबराना तो वाजिब है तेरा, दो मर्डर जोड़। शहर छोड़ के कहीं नहीं जाएगा तू, समझा? अब जा। हो ना हो, ये सारा खेल घर के किसी आदमी का, सुशील के घर पे नजर। और उस सेडेटिव्स का क्या हुआ? सर BSG का फॉर्मूला जिस कंपनी से पेटेंट है उन सभी कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट मंगवा ली है। सर एक लीड मिली है, निशा के घर में उसका एक कजिन भाई रहता था, उसके एक दोस्त का पता किया है। ओके। कब से आ रहा तू यहाँ पे? सर मेरा तो इस घर में आना जाना लगा ही रहता है, सारा सामान मेरे यहीं से तो जाता है। क्या हुआ सर? चल आजा, कुछ बातें करनी सर 1 महीने पहले तक निशा का कजन तरुण उनके साथ ही रहता था, मेरा दोस्त बन गया था, मगर 1 महीने पहले निशा ने उसको घर से निकाल दिया था। ये ले अपना बैग पकड़ और निकल यहाँ से। दीदी प्लीज दीदी। ये क्या कर रहा है? दीदी आई रियली सॉरी दीदी, प्लीज छोड़ मुझे। दीदी प्लीज। तू तो शुक्र मना कि सिर्फ चाचा जी को पता है और किसी को नहीं। और हाँ, जिसको जो बताना होगा मैं खुद बताऊंगी, समझ रहा है तू? निकल यहाँ से। दीदी आई रियली सॉरी दीदी, प्लीज अब आगे से कभी नहीं होगा दीदी, सॉरी प्लीज। कोई सॉरी वॉरी नहीं दीदी। ये बैग पकड़ दीदी प्लीज और निकल प्लीज दीदी प्लीज निकल यहाँ से। समझ में नहीं आ रहा दीदी प्लीज दीदी। तो तू क्या कहना चाहता? तरुण ने किया है सब? मैं क्या बोलूं? सच बता वरना हलक से ना जुबान निकालूंगा। बोल। सर वो तरुण सर वो पोर्न वीडियो का बहुत शौकीन था, एडिक्ट था एकदम। मेरी ही दुकान से रिचार्ज करवाता और 4 दिन में ही पूरा इंटरनेट पैक ख़त्म कर देता था पोर्न वीडियो देखकर। मगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। तो क्या? बोल। हो सकता है सर प्रतीक सही कह रहा था कि तरुण, इसकी इंटरनेट हिस्ट्री पॉर्न से भरी पड़ी है। आज भी कई प्रोस्टिट्यूट्स के साथ कांटेक्ट में है।
सर मोहल्ले वालों ने बताया कि तरुण ना निशा के एंगेजमेंट में आया था और ना ही निशा और ऋतु के अंतिम संस्कार में। ये तरुण 1 महीने तक निशा के घर में रहा था और निशा की प्रेगनेंसी भी 1 महीने की थी। कहीं तरुण ने दवा देकर निशा को मोलेस्ट तो नहीं किया? और जब निशा को इस बारे में पता चला उसे तरुण को घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन सर अगर तरुण ने ऐसा किया था तो फिर निशा ही क्यों कह रही थी कि उसे पता नहीं उसके बच्चे का बाप कौन है? ये तो उसके परिवार वाले कह रहे हैं, लेकिन निशा ने अपने परिवार वालों को क्या कहा यह हमें पता लगाना है। झूठ बोलता है। पूरी इंटरनेट की हिस्ट्री तेरी पॉर्न से भरी हुई है। प्रोस्टिट्यूट के साथ रेगुलर कांटेक्ट में रहता है और तू कह रहा है कि तूने कुछ नहीं किया। हाँ सर, मैं प्रोस्टिट्यूट के कांटेक्ट में हूँ, लेकिन सर ये मेरी बीमारी का इलाज है। ऐसी कौन सी नई बीमारी हुई है तुझे जिसके इलाज के लिए तुझे प्रोस्टिट्यूट के पास जाना पड़ता है? सर तरुण एक्चुअली सेक्स एडिक्ट है, इसका इलाज भी चल रहा है। डॉक्टर का कहना है कि इस एडिक्शन का सिवाय सेल्फ कंट्रोल के कोई और इलाज नहीं है। और इसीलिए सर मैं प्रोस्टिट्यूट के पास जाता हूँ ना, सेल्फ कंट्रोल चेक करने के लिए। अपने इस एडिक्शन में किस पे हाथ डाला था, ऋतु पे या निशा पे, जिसकी वजह से निशा ने तुझे घर से बाहर निकाल दिया? नहीं सर, इसकी वजह कुछ और ही थी। और सर मैं इसी इंसिडेंट के बाद अपने घर लौट आया था और निशा दीदी ने पापा को छोड़कर किसी और को ये बात नहीं कही थी। निशा रेड लाइट एरिया में क्या कर रही थी? सर वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं निशा दीदी के घर में रहता था तो कई बार कुछ अजीब गरीब हुआ था। ये दरवाजा किसने बंद किया था? अरे मुझे क्या पता, मैं तो पानी पीने उठी थी, देखा तेरा दरवाजा बाहर से बंद है। दीदी मुझे लगा हॉल में कोई था। पागल है क्या? मैं ही थी और कोई नहीं था। तू जाके सो जा। सर आई एम श्योर वहाँ कोई तो होता था। ये एक बार नहीं कई बार हुआ था। जब भी मेरा दरवाजा रात में बाहर से बंद होता था तो बाहर कोई ना कोई होता था और मेरे रूम का दरवाजा निशा दी या ऋतु में से कोई एक खोलती थी। ठीक है, तुम्हारा डीएनए टेस्ट करना होगा। सर निशा एनजीओ के रूटीन काम से अक्सर रेड लाइट एरियाज में जाती थी और रुचि ने बताया कि वहाँ उसने तरुण को देखा था। हो सकता है फैमिली की इज्जत बचाने के लिए उसने तरुण को घर से निकाल दिया। कोई तो था जो उस घर में आता जाता था और सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल भी हुआ। सर कम सर मैं ऋतु के कॉल डिटेल्स में मिले सभी पीसीओ को क्रॉस वेरीफाई किया, तो भी पता नहीं चल पाया कि ऋतु को कौन कॉल करता है। लेकिन सर 5 पीसीओ ऐसे हैं जहाँ पे ऋतु को कॉल करने के बाद किसी दूसरे नंबर पर भी कॉल किया गया था। ये नंबर श्रीकांत गुप्ता था। हेलो, ओके सर, बीएसजी के 4 डिस्ट्रीब्यूटर्स में से सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटर है गाजियाबाद में, मेडोक फार्मेसी। तुम फार्मेसी जाओ। सर पांडे, इस श्रीकांत गुप्ता के घर जाके देखो। सर सर ये नंबर तो हमारा नहीं है। आपके आईडी पर रजिस्टर्ड है ये नंबर? मेरे आईडी पे? आप दोनों के अलावा कौन कौन रहता है घर में? सर घर में मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा, बस। ये फोन किसका है? सर फोन का तो पता नहीं, लेकिन ये बैग मेरे बेटे का है।
आप बता सकते हैं इस BSG दवा का डिस्ट्रीब्यूशन आपकी कंपनी में किसके जिम्मे है? वेट सर। सर, उस आदमी की लोकेशन ट्रेस हो गई है जिसके पास मेडॉक कंपनी के BSG मेडिसिन के डिस्ट्रीब्यूशन का जिम्मा था। ये आदमी हाथ से नहीं निकलना चाहिए दीपक। अपने ट्यूशन टीचर के साथ तुमने ऐसा क्यों किया? सर मुझे मोबाइल खरीदना था, लेकिन मेरे पापा मम्मी मान ही नहीं रहे थे। फिर एक दिन वो मुझे पार्क में मिला। उसने मुझसे कहा अगर मैं उसका एक काम कर दूं तो वो मुझे मोबाइल देगा। वो क्या काम करवाना चाहता था तुमसे? सर राहुल को उसने अपनी जाल में फंसा के मुझे ड्रग्स दिलवाए। उसने मुझसे कहा जैसे ही अदिति में दवा पी ले मुझे फ़ोन कर देना। मैंने वैसे ही किया। वो मुझे ड्रग्स देकर मुझ पे रेप करता रहा और उसने वीडियोस बना ली और फिर मुझे ब्लैकमेल करता रहा। क्या नाम है उसका? रुको, उठाओ बोल। रितु के घर के बाहर एक मेडिकल स्टोर था, वहाँ आते जाते हमारा अफेयर शुरू हो गया था। मैंने मेरे और रितु के बीच के कुछ प्राइवेट मोमेंट्स के वीडियोस रिकॉर्ड के लिए थे। घर में सबके सो जाने के बाद वो सबके कमरों की कुंडी लगा देती थी ताकि कोई भी जागे तो मैं वहाँ से चला जाऊँ। अरे रितु, तू यहाँ क्या कर रही थी रात को? मैं पानी पीने आई थी। अच्छा। सर निशा की खूबसूरती की आगे रितु कुछ भी नहीं थी। मेरा मन टोल गया था। मैंने रितु को वीडियोस दिखा के धमकाया कि वो निशा के साथ फिजिकल होने में मेरी मदद करे। मेरी दी हुई दवा को निशा की माइग्रेन वाली दवा के साथ दे दी। प्लीज ऐसा मत। चुप कर। वो नहीं तेरा वीडियो ना, अभी तेरे बाप को भेज दूंगा। भेजू? हाँ तो चुप रहे। सब कुछ मेरे हिसाब से चल रहा था, मगर निशा प्रेग्नेंट हो गई और चीज़ें बदल गई। रितु ने आके मुझे बताया कि निशा को उस पर शक हो गया है। मैंने आज तक कभी किसी के हाथ से कुछ नहीं खाया, सिर्फ तुम ही मुझे दवाई देती हो। कहीं तुमने ही तो ये सब। ये क्या बोल रही दीदी? इसलिए मैंने उसे ठिकाने लगाने का प्लान बना लिया। 2-3 दिन मैंने उसका पीछा किया, फिर वो मौका आ गया जिसकी मुझे तलाश थी। वो सुनसान रास्ते में अकेले जा रही थी। रितु को क्यों मारा? रितु को शक हो गया था कि मैंने निशा का मर्डर किया है, और पुलिस को जब ये पता चला कि निशा को सिलेक्टर देकर उसका रेप किया गया, रितु डर गई। हमें ना पुलिस को सब कुछ सच सच बता दो। देख, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, बस तुम अपना मुंह बंद रखना। रितु इतने डर गई थी कि अगर पुलिस उससे एक बार भी पूछताछ करती तो वो सब कुछ उगल देती, पर मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता था। निशा को फंसाने के लिए रितु को मोबाइल गिफ्ट दिया। उस तरह से अदिति को फंसाने के लिए तूने एक 13 साल के बच्चे का इस्तेमाल किया। शर्म नहीं आई तुझे? डर नहीं लगा? मैं अपनी लत से मजबूर था। खुद को बचाने के लिए मैंने अदिति को धमकाया कि अगर उसने किसी को कुछ भी बताया तो उसका भी हाल वही करूंगा जो निशा का किया था। रितु की लाश देखने के बाद अदिति ने सरेंडर कर दिया था। अब सारी उम्र जेल में सड़ते रहे। देखा आपने कितनी दस्तकें मिली। निशा का अपनी तबीयत को इग्नोर करना, ये एक दस्तक थी।
निशा का ये बार बार कहना कि उसे नहीं पता उसके बच्चे का बाप कौन है, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ पापा? और उसके फैमिली मेंबर्स को इस दस्तक को इग्नोर करना। निशा के माँ बाप को पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए थी। मोबाइल फोन का सीक्रेटली इस्तेमाल करना, यह भी एक बहुत बड़ी दस्तक थी। बच्चों पे नजर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी उन्हें बहला फुसलाकर गलत काम करवा सकता है। अजय ने जब रितु को ब्लैकमेल करना शुरू किया तो वो पुलिस की मदद ले सकती थी, लेकिन वो चुप रही और अजय का शोषण सहती रही, और उसी चुप्पी की वजह से निशा भी अजय का शिकार बनी। इसलिए चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ, तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। और हाँ, एक और बात, मंगलवार 27 नवंबर से क्राइम पेट्रोल दस्तक एक नए समय पर दिखाया जाएगा, रात को 10:30 बजे।